Hello everyone, how are you all? So this is my page GS247 where I'll be uploading various lecture. So in today's lecture, I have taken a very high mark yielding topic of land reforms in India. It has been asked several times in prelim as well as mains of UPSC and MPPSC. So let's begin the lecture. So why land reforms were needed in India? So we are an agrarian economy. ठीक है, around 59% of Indian population is primarily engaged in primary sector or related to agriculture related and fisheries. So land is a major source because only on land you can do agriculture, you can grow crops or cattle rearing. So land was a precious thing, and before independence there were certain personals like बड़े बड़े जमींदार राजा रजवाड़े, उनके पास बहुत सारी जमीन थी एंड मेजर पॉपुलेशन अराउंड 80 to 90% पॉपुलेशन वर ओनली लैंडलेस लेबर, वो उनके खेतों में काम कर रहे थे. ठीक है. सो टू ब्रिंग अबाउट सोशल जस्टिस क्या? अ सोसाइटी वेयर देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, मोर और लेस सबका स्टेटस एक जैसा होगा. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सोशलिज्म आइडियोलॉजी को रखा गया है. सो टू अचीव दैट गोल लैंड रिफॉर्म वॉज नेसेसरी. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स केम विथ वेरियस लैंड सीलिंग एक्ट्स, वो हम आगे देखेंगे. सो व्हाई लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड? सो लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड टू रेगुलेशन ऑफ ओनरशिप, की लोगों को ओनरशिप मिले, केवल लोग ये नहीं कि दूसरों के खेत में काम करते रह जाएं. ठीक है. फिर किसी के पास ज्यादा जमीन है तो उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, ये दिस वाज डन थ्रू लैंड सीलिंग एक्ट्स. लैंड सीलिंग मतलब सीलिंग एक लिमिट बना देना. ठीक है, कि एक जनता, एक फैमिली या एक इंडिविजुअल के पास इतनी लैंड हो सकती है, उससे ज्यादा लैंड होती है तो गवर्नमेंट विल टेक इट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट टू लैंडलेस पीपल्स. ठीक है. इनहेरिटेंस ऑफ लैंड जनरेशन बाय जनरेशन, जैसे मेरे दादा के पास जमीन थी, वो उनकी जमीन मेरे पापा के पास आई. ठीक है, वही जमीन मेरे पास आएगी, तो दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ लैंड. ठीक है. रेंट, रेगुलेशन ऑफ रेंट. तो बिफोर इंडिपेंडेंस रेंट वर सो हाई, 80 to 90% जो भी प्रोड्यूस करते थे वो जमींदार ले जाते थे या अंग्रेज ले जाते थे. तो रेंट का रेगुलेशन करना ताकि जो खेत पर काम कर रहा है उसको क्या है कि उसकी मेहनत का हर्जा ना मिले. एंड इंप्रूविंग कंडीशन ऑफ टेनेंसी. टेनेंसी मीन्स जो किराए पे उस खेत में काम कर रहा है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म वर एवरीवन कैन हैव अ राइट ऑन पीस ऑफ लैंड. सभी के पास कुछ न कुछ खेत हो ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके. ठीक है. सबके पास खेत होंगे, ठीक है, या लोग काम करेंगे, तो इससे क्या है, हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, रूरल इकोनॉमी थी. तो उससे क्या है, जब लोग खेतों में काम करें, उनके पास काम होगा, तो वो पॉवर्टी को ओवरकम करेंगे और उनका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा. अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज. तो पहले जमींदार थे, जमींदार क्या करते थे, किसानों से लेते थे टैक्स के फॉर्म में और गवर्नमेंट को देते थे. तो ये जमींदार इतना एक्सप्लॉइट करते थे, कभी भी उनको खेतों से निकाल देते थे, डेप्थ देते थे और उस डेट ट्रैप में फंस जाते. इट इज अ कैच 22 सिचुएशन कि आपके पास पैसा नहीं होता था बीज बोने, या उसके लिए भी जमींदार के पास जाते थे, जमींदार आपको पैसा देता था बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में, फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के आपको इतना एक्सप्लॉइट करता था कि आप उसका ब्याज कभी चुका ही नहीं पाते थे. देन टू मेक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. सी आई हैव टोल्ड अर्लियर कि कुछ लोगों के पास बहुत सारी लैंड है, कुछ लोगों के पास लैंड ही नहीं है. सो सोशलिस्ट, ये कैसा सोशलिज्म हुआ? सोशलिज्म जहां मोर और लेस सब इक्वल है. तो सोशलिज्म लाने के लिए क्या करना पड़ा, जिसके पास ज्यादा है उससे लेकर जिनके पास नहीं है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. ठीक है. देन जब लोगों के पास खेत रहेंगे तो लोग उस खेत की अच्छे से केयर करेंगे, उससे क्या है, उसको बार बार जोतेंगे, ये करेंगे, तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों की इनकम बढ़ेगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ खेत हो, वो केवल वहां पर काम करने वाला नहीं बना रह जाए. ठीक है.
नाउ कंपोनेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, तो लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए सर्टेन एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड थी, लाइक अबॉलिशन ऑफ जमींदार्स और इंटरमीडियरीज, जो बीच में बिचौलिए थे। आज भी हम देखते हैं बीच में बिचौलिए हैं कि गवर्नमेंट की मंडी है, पर किसान क्या है कि वहां पर टाइम लगता है तो वो बाहर मार्केट में बेच देता है, ठीक है। तो वैसा ऐसे ही टाइम था कि बिचौलिए थे, वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, उनका प्रोड्यूस खरीद लेते थे कम भाव में और उसको ज्यादा भाव में बाहर मार्केट में बेचते थे। तो इनको अबॉलिश किया गया जमींदारी सिस्टम को, ठीक है। वेरियस सर्टेन स्टेट्स ने, लगभग सभी स्टेट्स ने क्या है, इंटरमीडियरीज, जमींदार, जागीरदार और इन सबको अबॉलिश कर दिया। देन फिर टेनेंसी रिफॉर्म्स, तो लोगों को लैंड के ओनरशिप राइट दिए गए, ठीक है। ओनरशिप राइट नहीं दिए गए तो उनको सिक्योरिटी ऑफ टेनर की 5 साल या 10 साल ये खेत आपके पास रहेगा, तो उससे पहले आपसे कोई नहीं छीन सकता, अनलेस एंड अनटिल कि आप रेंट पे नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो एक टेन्योर सिक्योर है कि ये 10 साल मेरे पास रहेगा, तो किसान मेहनत करता है, उसे 10 साल तक बिल्कुल यील्ड करेगा, अच्छा सिंचाई करेगा, उससे अच्छी फसल लेगा, तो उससे जब सिक्योरिटी रहती है तो वो मन लगा के और मेहनत से काम करता है। रेंट, रेगुलेशन ऑफ रेंट, ये बहुत जरूरी रहता है कि पहले रेंट बहुत ज्यादा 80% 90% ऑफ प्रोड्यूस रेंट होता था, तो रेंट का रेगुलेशन होना बहुत जरूरी था, ठीक है। टीनेंट्स क्या होते हैं, तो टीनेंट्स जो हैं, जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर या लैंडलेस लेबरर्स हैं, कल्टिवेटिंग एन एरिया ऑफ लैंड, या तो किसी के खेत पे वो ऐसे मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत छोटा खेत है, पेइंग बैक रेंट टू ओनर और अंडर फॉर्मल और इनफॉर्मल एग्रीमेंट। So, as I've told you earlier, every state has passed Land Ceiling Act by 1961. तो हर स्टेट में लैंड सीलिंग मतलब लिमिट की, एक इंडिविजुअल या एक फैमिली के पास इतना लैंड होता है, इतना एकड़ लैंड हो सकता है। तो बात की जाए यूपी में, तो यूपी ने मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट रखी थी 40 एकड़्स, वेस्ट बंगाल 25 एकड़ फॉर इंडिविजुअल, एमपी में ये 25 to 75 एकड़्स थी। सी, ये लैंड की क्वालिटी पे भी, कि अगर लैंड इरिगेटेड लैंड है तो उसकी लिमिट कम होगी, और लैंड अगर अनइरिगेटेड है, जहां पे सिंचाई के साधन नहीं है, या फिर बैरन लैंड है, या फिर उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, तो वहां पे ये लिमिट ज्यादा भी देखी गई है, ठीक है। सो ये हर स्टेट का अलग अलग था, इसको यूनिफॉर्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट केम विद लॉ इन 1971। तो मेन फीचर क्या थे उसके, सो यू नीड टू डिटरमाइन लैंड लिमिट ऑन लैंड होल्डिंग वर इंडिविजुअल। तो इससे पहले क्या, पहले इंडिविजुअल की एक इंडिविजुअल इतना लैंड रख सकता है, बट नहीं, फिर 1972 के बाद पूरी फैमिली का कलेक्टिव यूनिट देखा जाता है कि पूरी फैमिली के पास कितनी लैंड है, अगर उससे ज्यादा पाई जाती है तो गवर्नमेंट विल टेक इट, अदरवाइज ओके, ठीक है। लोवरिंग द सीलिंग लिमिट कम कर दी गई, अब एक फैमिली के पास 28 एकड़ लैंड हो सकती है वेटलैंड जहां अच्छी सिंचाई है, और 54 एकर्स इन अनइरिगेटेड जहां सिंचाई के साधन नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ नो स्कोप टू मूव कोड सी, हियर राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 यहां पर आ जाता है, जो 1978 के पहले तक एक फंडामेंटल राइट था। सो गवर्नमेंट ने लोगों के लैंड लिए, ठीक है, तो पीपल यूज कॉन्स्टिट्यूशनल रिट अंडर आर्टिकल 32 कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। सो गवर्नमेंट ने एक्ट में डिफाइन कर दिया कि दे कैन नॉट मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटी, आई विल बी डीलिंग इट इन अनदर लेसन। जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल रेट, केशवानंद भारती केस, आर्टिकल 31, schedule 9, this all are related, it will require a one lecture, whole lecture. Then land consolidation, land consolidation का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपका एक खेत है, फिर आपके पड़ोस में एक और कोई खेत है, और उसके पड़ोस में आपका खेत है, अब आपके दोनों के आपके दो खेतों के बीच में एक किसी और का खेत आ गया। ऐसे में क्या है कि गवर्नमेंट क्या, कि आपका खेत को इकट्ठा कर देंगे और उसको वहां ट्रांसफर कर देंगे, दिस इज लैंड कंसोलिडेशन। तो जहां जगह जगह आपके खेत बटे हुए उन सबको जहां तक पॉसिबल कोशिश की जाएगी सबको इकट्ठा, इससे क्या है आपका एक लैंड फॉर्म जो रहेगा वो पूरा बड़ा साइज हो जाएगा, और उससे क्या है आपको कम मेहनत लगेगी बार बार, और दूसरे खेत में नहीं जाना पड़ेगा। सो दिस वॉज डन बट इट वॉज फेल्ड, क्यों, क्योंकि कि दूसरे का खेत कैसा है, आपका खेत कैसा है, दोनों की प्रोडक्टिविटी अलग है,
ठीक है। फिर पीपल वर नॉट विलिंग, रेड टेपिज्म था, करप्शन हुआ बहुत, सो दिस फेल्ड अटरली। ठीक है। नाउ इंपैक्ट ऑफ लैंडफॉर्म इन इंडिया। सो इंपैक्ट क्या हुआ कि जमींदार जागीरदार चले गए, लैंड सीलिंग हो गई, नाउ लिमिट डिफाइंड हो गई कि एक इंडिविजुअल या एक फैमिली केवल इतनी एकड़ ऑफ लैंड रख सकती है। इसका फायदा क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा लैंड आई वो लैंडलेस में रिडिस्ट्रीब्यूट करी गई। इससे क्या है, जिन जो लैंडलेस थे वो एम्पावर्ड हो गए, उनके पास लैंड आ गई, वो एग्रीकल्चर करने लगे, उनके पास मनी पावर आ गई। ठीक है। और इससे क्या हुआ, जब लोगों के पास मनी पावर आई, लोगों का स्टेटस बढ़ा, तो उनका स्टेटस बढ़ा तो वो सोसाइटी कैसी हुई, सोसाइटी मोर और लेस इक्वल होने लगी, जहां मोर और लेस पीपल बराबर हैं। नाउ लेट्स सी द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म एट प्रैक्टिस लेवल। तो करप्शन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर डिपार्टमेंट में लगभग। डोमिनेंस ऑफ जमींदार, जमींदार जो थे मसल पावर थे, उनके पास लठैत थे, गुंडे थे, तो वो लोगों को डरा धमकाते थे लोग। ठीक है। इस कारण से बहुत सारी जगह ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। सी नक्सलिज्म इज द मेजर कॉज ऑफ ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ जमींदार्स। नक्सलिज्म जो एक कारण है उसका इमर्ज होने का, यही है कि ये जो लैंड रिफॉर्म और लैंड सीलिंग एक्ट्स आए थे ये ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, तो लोगों को क्या है, वेपन्स अपने हाथ में उठाने पड़े। ठीक है। देन एब्सेंस ऑफ अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड सही नहीं है, उसमें मैनिपुलेशन कर देना। ठीक है। अपेथेटिक एटीट्यूड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स इंटरेस्टेड नहीं थे, या फिर उनकी सेटिंग होती थी पावरफुल लोगों के साथ, तो वो लोगों को क्या है, उनके राइट्स अवेल नहीं होने देते थे। फिर लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, बहुत सारी प्रोसेस थी, और मेजर पॉपुलेशन और लैंडलेस लेबरर्स आर अनएजुकेटेड, उन्हें कुछ समझ ही नहीं पड़ता, उन्हें ना कोई गाइडेंस मिलता। फिर दिस लीड टू कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, अपर कास्ट लोअर कास्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि जो मेजर लैंड होल्डिंग पीपल थे देवर ऑफ अपर कास्ट, ठाकुर, ब्राह्मण्स, चौधरीज। ठीक है। एंड द लैंडलेस और लेबरर्स, और जिनके पास बहुत कम लैंड थी, दे बिलोंग टू लोअर स्टेटा, तो दिस लेड टू क्लास कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा टसल होता था। फिर अनऑर्गेनाइज्ड एंड पेसिव नेचर ऑफ पेजेंट्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर अवेयरनेस, लोगों में उतनी अवेयरनेस थी कि गवर्नमेंट ऐसे कुछ लॉ बना चुकी है जो उनके लिए बेनिफिशियल। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, certain land revenue system which were prevalent before independence, they have been asked several times in various prelims of whether UPSC or state PSC or SSC। ठीक है। तो पहला था परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम। ठीक है। सो इट वाज प्रोपाउंडेड बाय कॉर्नवालिस एंड जॉन शोर, इंप्लीमेंटेड इन बंगाल एंड बिहार इन 1793। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी डायरेक्ट टैक्स नहीं ले रही, कंपनी ने इंटरमीडिएट रखे, जमींदार, कि जमींदार को बोला कि तुम हमारे बिहाफ में टैक्स कलेक्ट करो और हमको पे करो। सो इट वाज वेरी एक्सप्लॉइटिव सिस्टम, कि जमींदार कितना ले रहा है लोअर लेवल पे या लैंड किसानों से, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड कि हमें जमींदार से इतना पैसा चाहिए, अगर जमींदार लाकर दे रहा है ठीक है, बाकी जमींदार कितना ज्यादा ले रहा है, क्या ले रहा है, दैट डजंट मैटर। So, under the zamindar system, the land revenue was collected from farmer by the intermediate known as zamindar. ठीक है। zamindar were made responsible for collection of rent. The share of government in total rent collected by zamindar was kept 10/11. See, so much of high tax rate or rent, and the balance go to zamindar. ठीक है। फिर इसके बाद रिवोल्ट हो गया था, तो ब्रिटिश ने पूरे इंडिया में इसको क्या है, इंप्लीमेंट नहीं किया था 1857 के रिवोल्ट के बाद। नेक्स्ट सिस्टम इज रैयतवाड़ी सिस्टम। सो इट वाज प्रोपाउंडेड बाय थॉमस मुनरो एंड रीड इन मद्रास इन 1820। अंडर रैयतवाड़ी सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वाज पेड बाय फार्मर डायरेक्टली टू द स्टेट। इसमें इंटरमीडिएट, रैयत मतलब किसान, ठीक है, तो रैयत डायरेक्टली किसको पे करता था, गवर्नमेंट को पे करता था। In this system, the individual cultivator called रैयत has full right regarding sale, transfer। साथ ही साथ वो अपना क्या है, लैंड भी बेच सकता था, दूसरे को ट्रांसफर कर सकता था कि मुझसे रेंट नहीं हो पा रहा, मैं किसी और को ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है। रैयत could not be evicted from his land as long as he pay the rent. So it was less exploitative. I'm not saying it was not exploitative, less exploitative than permanent settlement. The system was first introduced in Madras and later extended to Bombay, Berar,
East Punjab, Coorg and Assam. Then third system is Mahalwadi system. महल, ठीक है, गांव टाइप के होते हैं, उनको महल कहते हैं. महल system was popularized by Lord William Bentinck in Agra and Awadh. It was later extended to Madras and Punjab. So under Mahalwadi system the land revenue was collected from the farmer by village headman. तो पूरे गांव का क्या है, एक मुखिया होता था, वो मुखिया पे टैक्स इकट्ठा दे दिया जाता था और मुखिया वो गवर्नमेंट को पे करता था. तो कलेक्टिवली पूरे गांव का टैक्स कौन, विलेज हेडमैन पे करता था. लोग किसके पास डिपॉजिट करेंगे, विलेज हेडमैन के पास, पंच सरपंच जो भी था, जो भी नॉमेनक्लेचर हो, देन ही विल पे टू द गवर्नमेंट. अंडर दिस सिस्टम द एंटायर विलेज इज कन्वर्टेड एज वन बिग यूनिट कॉल्ड महल. सी आई टोल्ड यू कि पूरा गांव को एक महल, एक यूनिट बोला जाता है. एंड ट्रीटेड एज वन यूनिट एज फार एज पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इज कंसर्न. सी इट वॉज ऑल्सो लेस एक्सप्लॉयटेटिव देन जमींदारी सिस्टम. See, I have come with certain objective question, so please do it in or comment me in inbox with your answers. And for more PDF and notes, please do join my Telegram channel GS24. Thank you. Do like, share, comment, and don't forget to subscribe for more lesson of general studies which will be coming soon to you. Thank you.